Assalamu alaikum. Today with us is the Chief Operating Officer of Intermarket International. He is a very talented person and he got a lot of experience. And today the topic is about change management. So, sir, please kindly you can tell the students about your valuable experience and please share your thoughts. Thank you very much. My name is Ziaur Rahim, and it is indeed a great pleasure that I am among you. And this is the opportunity to share my experience and to talk about something, change management. As we already know, कि change management एक HR का टॉपिक है और इस पे हमें एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग मैं आज आपको देने जाऊंगा जो कि HR को भी थोड़ा सा एलैबोरेट करेगी। और डेफिनेटली मेरा बैकग्राउंड कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंस का है, तो मैंने इसमें एक फाइनेंस का भी आंसर शामिल किया है। तो थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, देन फिर हम लोग इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। मेरे पास अराउंड 21 इयर्स का कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटेरियल, लीगल कंप्लायंसेस, इंटरनल ऑडिट और सेक्रेटेरियल से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने बड़े रिनाउंड ग्रुप्स के साथ काम किया है जो मेरे प्रोफाइल पे ऑलरेडी मौजूद है। आज मेरी स्टडीज की जहां तक बात की जाए तो मैंने मास्टर्स MBA किया है फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर, और ACCA का मैं स्टूडेंट रहा हूं, और मैंने आर्टिकलशिप खालिद मजीद, रहमान सरफराज, रहीम इकबाल रफीक से की है। देखा जाए तो आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। तो खैर, हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। चेंज मैनेजमेंट अगर हम बात करें, प्लीज मैं इस वक्त कंटेंट के ऊपर हूं, तो कंटेंट्स को अगर देखा जाए तो इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चेंज मैनेजमेंट की क्या है। थोड़ा सा हिस्ट्री पे हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मैंने इसकी दो टाइप्स को एलेबोरेट किया है, एक इनफॉर्म चेंज मैनेजमेंट और एक अनइनफॉर्म चेंज मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं डेफिनेशन की। तो जहां तक डेफिनेशन का ताल्लुक है, तो चेंज मैनेजमेंट जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोग्रेसिव, एक ऐसा चेंज जो काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में कर सके या प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। ये सपोर्ट देती है, हेल्प इंडिविजुअल को करती है। इसके अंदर हमें देखना होता है कि इंडिविजुअल के क्या क्या इश्यूज हैं और उसको हम किस तरह अच्छी तरह एड्रेस करके उस पर क्या चेंज ला सकते हैं। टीम्स को एड्रेस करती हैं, हम पूरी टीम के ऊपर वर्कआउट करते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं उनके साथ क्या हो रही है। इवन हम ऑर्गेनाइजेशन की भी इश्यूज को इसमें एड्रेस करते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है। इसमें जो चेंज आने का तरीका यूजुअली जो कॉमन जो यूज किया जाता है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज इस्तेमाल की जाती हैं, बिजनेस के प्रोसेसेस को देखा जाता है, बजट बनाए जाते हैं, और जो डिफरेंट किस्म के मोड्स ऑफ ऑपरेशंस को देखा जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ऑपरेशंस सही तरह परफॉर्म हो रहे हैं या इसमें किस तरह और बेहतरी लाई जा सकती है। ये तमाम चीजें या तो बहुत माइनरली भी चेंज होती हैं, लेकिन चेंज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर यूजुअली एक सिग्निफिकेंट चेंज ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो कोर्ट लिविंस इसके इब्तिदा में जो लोग थे, बाबा आदम आप कह लें इनको, उन्होंने कोई तकरीबन 1921 के अंदर कोई 20 आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे और इसके ऊपर काम किया, जो बाद में इनकी एक उन्होंने पब्लिश भी किए, प्रिंसिपल्स ऑफ टिपोलॉजिकल फिजियोलॉजी इन 1936 के अंदर। केन्स लिविंस ने इसके ऊपर ठीक ठाक काम किया और इब्तिदा के अंदर इसको अपने ख्यालात को और बुनियाद को एक अलग अंदाज से बता के इसकी बुनियाद डाल दी, जिसके ऊपर लोगों ने फिर इस पे तवज्जो देना शुरू कर दी। केन्स के बाद बहुत सारे अदवार ऐसे गुजरे जिसके अंदर इसके ऊपर कई बातें की गई और कई तरह से इसको लिया गया। मैंने जो पढ़ा और उसके अंदर मुझे जो चीज प्रोमिनेंट नजर आई वो 1950 के अंदर मैकेंजीज एंड कंपनीज जो कंसल्टेंट थे, जूलियन फिलिप्स ने पब्लिश की एक चेंज मैनेजमेंट का मॉडल 1982 के अंदर। रॉबर्ट मार्शल ने भी फिर इसके ऊपर काम किया और इसके साथ उन्होंने बिग 6 अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंट फर्म्स के साथ मिलके, इन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके कुछ डिटेल्स बनाई और कुछ चीजों को बताया। इनके इन तमाम कामों को देखने के बाद चेंज मैनेजमेंट आज की दिहाई के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक इतनी एडवांस स्टडीज हो गई, एडवांस फील्ड हो गई कि आज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसके अंदर
डिग्रीज करवा रही हैं, इसके अंदर लोग मास्टर्स कर रहे हैं, और इसके अंदर एडवाइजरी भी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि बिजनेस की नीड को देखते हुए अपने अपने तौर पे कंसल्टेंट लोगों को मुहैया कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसकी मैंने टाइप्स की बात करूं, तो मैंने आपको पहले एलेबोरेट किया कि इसके अंदर जो है मैंने इसको दो तरह से देखने की कोशिश की है, एक इन्फॉर्म चेंज मैनेजमेंट और एक अनइन्फॉर्म चेंज मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम इन्फॉर्म चेंज मैनेजमेंट की बात करें, तो इन्फॉर्म चेंज मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो ये इस तरह का एक कन्वेंशनल चेंज है जो कि हमें आमतौर पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इनहैंस करती है अपने तमाम चीजों को प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, ऑपरेशन को करती है, ऑपरेशन के अंदर बेहतरी लाने के लिए काम करती है। ये चेंज मैनेजमेंट यूजुअली तमाम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके मुतालिक अच्छी तरह इल्म होता है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, टॉप लेवल की मैनेजमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो कंसर्न, और आम पर्सन के ऊपर लोगों को भी मालूम होता है, एम्प्लॉयज को भी, जूनियर लेवल के भी, और मोस्टली तमाम लोगों को। अच्छा, ये डिपेंड करता है, समटाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि यार ये सर्टन डिपार्टमेंट के अंदर चेंज मैनेजमेंट आ रही है, ये चेंज ला रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट को वेल अवेयर किया जाता है। समटाइम ये किसी एक डिपार्टमेंट को नहीं बताया जाता है, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट को जरूर पता होता है। इस तरह की चेंज के अंदर अगर हम देखें तो आप इसके ऊपर काफी स्टडीज भी हो चुकी हैं, और हमें काफी ज्यादा इसके अंदर जो है रिसर्चर्स की पेपर्स मिल जाएंगे, जिसको हम पढ़ के समझ सकते हैं। इस पे काफी काम हो चुका है। अब हम देखें कि चेंज जो है, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम देखें कि चेंज मैनेजमेंट की रीजंस क्या हैं, किन रीजंस की वजह से चेंज मैनेजमेंट नागुजीर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक बड़ी वजह है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि चीजें ग्लोबलाइज हो रही हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी अपने कॉम्पिटिटर्स को, चाहे वो ग्लोब में कहीं पे भी मौजूद हो, उसके ऑपरेशंस को बहुत आसानी से वो देख सकती है, मॉनिटर कर सकती है कि वो किस स्टाइल के अंदर काम कर रहे हैं और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी चल रही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि वो उस प्रोडक्टिविटी को अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लाएं, और उस ग्रोथ को हासिल कर सकें उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा एक फैक्टर और भी है, वो टेक्नोलॉजी का फैक्टर है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन, जो टेक्नोलॉजी के अंदर तब्दीली होती जा रही है, वो ही ऑर्गेनाइजेशन को उसको फॉलो भी करना पड़ता है, उसको अडॉप्ट भी करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी भी एक बुनियादी फैक्टर बन जाता है। अगर हम ये तमाम की तमाम चेंजेस को लेकर आते रहेंगे, तो ये एक तरह से बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन चेंज होगा। अगर हम इसको नहीं लेके जाएंगे, तो ये नेगेटिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगी, और उसके ऊपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और हमें कंपिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर पीछे रह जाएंगे, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, इसके अगर हम मॉडल्स की बात करें, तो इसके अंदर सेवरल मॉडल्स लोगों ने डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर लिविंस चेंज मॉडल मौजूद है, केन्स लिविंस का जो है, दी मैकेंजी 7S का मॉडल है, कॉटर्स चेंज मॉडल है, एटकर्स का चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, नेच थ्योरी मौजूद है, ब्रिज ट्रांजैक्शन मौजूद है, कुबलर रोज चेंज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मौजूद है, स्टार चेंज मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वक्त की कमी है, तो मैंने इस वक्त सिर्फ 4 मॉडल्स को आपके साथ डिस्कस करना मुनासिब समझा है। पहला मॉडल है लिविंस चेंज मॉडल। लिविंस चेंज मॉडल बेसिकली 3 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है: अनफ्रीज, चेंज एंड फ्रीज। एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर जो चीजें इसमें इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई पहले ही हो चुकी होती है, उसके सोल्यूशंस भी वो देख लेते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को सिर्फ अनफ्रीज करते हैं, उसमें बुनियादी तब्दीली लेकर आते हैं, और उसके बाद उसको रीफ्रीज करके ऑपरेशन में लेकर आ जाते हैं। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है, और ऐसी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे बेसिस पे हो रही होती हैं, जो कि टैक्टिकल ऑपरेशंस को मॉनिटर करने, ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रही होती है। अगर हम मैकेंजी 7S मॉडल की बात करें, तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, शेयर वैल्यू, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। स्ट्रक्चर का मुराद ये है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को इसके अंदर स्टडी किया जाता है, और उसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती हैं, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वो स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं कि भाई इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगी। फिर उस स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन
वो तमाम इंफॉर्मेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों के साथ जिनके अंदर ये चेंज दरकार होता है, फिर उस चेंज को लाने के लिए वो उस स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं कि जिसमें उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाए और इस चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब ये चेंज इम्प्लीमेंट होने लगता है तो इसके डिफरेंट स्टाइल हैं, उन स्टाइल के तहत इसको ऊपर जो है काम करने के बाद इस चेंज के रिजल्ट देखे जाते हैं और फिर स्टाफ को देखा जाता है कि क्या स्टाफ कैपेबल है। अगर स्टाफ में कोई कमी है तो उसको फर्दर पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद अगला जो मॉडल है वो क्वार्टर चेंज मैनेजमेंट मॉडल है। क्वार्टर चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, इसके अंदर बेसिकली 8 इसके जो है वो पिलर हैं थ्योरीज के। इसके ये एक बड़ा डिटेल मॉड्यूल आया था और ये 1995 में इसको मतलब पेश किया गया था। और इस मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वही बात कि भाई वजह क्या है चेंज की। क्रिएट अ गाइडलाइन को, फिर उसकी चेंज की गाइडलाइंस बताई जाती हैं। फिर डेवलप अ विजन ऑफ स्ट्रेटेजी, और उस गाइडलाइन को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए उसकी विजन ऑफ स्ट्रेटेजीज बताई जाती है। कम्युनिकेशन चेंज और विजन, और फिर उसके चेंजेस को जो लाने का तरीका है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। उसके अंदर अगर कोई बैरियर मौजूद हो तो वो तमाम बैरियर्स को रिमूव किया जाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइन किए जाते हैं फिर, और शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है क्या वो गोल अचीव हो रहे हैं। और फिर लास्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तमाम का तमाम चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है उसकी फाइनल स्टडी की जाती है कि वो अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड प्रोसीजर हुआ और क्या वो टारगेट अचीव हुए जिसकी वजह से ये चेंज हम लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है वो एटकर चेंज मॉडल है। एटकर चेंज मॉडल के अंदर ये एडवांस मॉडल है। इसके अंदर 5 इसके पिलर्स हैं जो कि अलग अलग तरीकों से डिफाइन किए गए हैं। अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। इस मॉडल को भी देखा जाए तो मोर एंड लेस ये भी कंसाइज करके चीजों को उसी तरह एलेबोरेट करने की बात की जा रही है। अवेयरनेस से मुराद हमें पता हो कि हम चेंज ला क्यों रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को हम चेंज क्यों करना चाहते हैं। डिजायर, वाकई इस चीज की हम ख्वाहिश भी रखते हैं कि हमारा होना चाहिए। नॉलेज, हमें इसकी नॉलेज है कि हम उस चेंज करने जा रहे हैं। अगर लोगों के पास वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शॉर्ट है तो हमें उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी चाहिए, उनकी एबिलिटीज चेक करनी चाहिए और फिर रीइंफोर्समेंट करना चाहिए। फर्स्ट इसका जो जोन है जिसके अंदर हम अवेयरनेस, डिजायर और नॉलेज की बात करते हैं, ये एम्ब्लेसमेंट जोन है और दूसरा एंगेजमेंट जोन है जो कि एबिलिटी और रीइंफोर्समेंट को आइडेंटिफाई करता है। जहां तक बात रही अनइन्फॉर्म चेंज मैनेजमेंट की, तो अनइन्फॉर्म चेंज मैनेजमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आ रहा होता है तो समटाइम वो चेंज किसी को भी नहीं पता होता, ना ही एम्प्लॉइज को, ना ही डिपार्टमेंट को, और कुछ वक्त तो ऐसा आता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता और वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। इस तरह के चेंज यूजुअली कम पढ़ाए जाते हैं, कम स्टडीज किए जाते हैं। ये चेंज प्रॉस्पर भी हो सकता है और ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और इस तरह की चेंज से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में इजाफा भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन का शिकार भी हो सकती है। ऐसे कौन से चेंजेस हैं मैं इसको भी बताना चाहूंगा आपको। इसमें मर्जर्स, एक्विजिशन और हॉस्टाइल टेक ओवर है। अगर हम मर्जर की बात करें तो मर्जर एक ऐसा चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें 2 इक्वली ऑर्गेनाइजेशन अपनी तमाम या तो प्रोडक्ट स्केल बढ़ाने के लिए या अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए अपना मर्जर करती है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर, इक्वल अपनी सोर्सेज, अपनी रिसोर्सेज के ऊपर, और अपना मार्केट शेयर बढ़ाती है। और उसके अंदर दोनों कंपनी का इक्वल चीजों को हम लोग समझेंगे कि तकरीबन वो अपनी रिसोर्सेज इक्वली यूज कर रही होती है। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े, अ मर्जर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ units to existing companies into one new company. There are several types of merger and also several pieces are companies complete merger. Merger is commonly done to expand a company's research reach, expand into a new segments or gain market share। तो मैंने आपको बताया कि वो मार्केट शेयर वगैरह इसके अंदर बढ़ाया जा रहा होता है।
दूसरा आ रहा है एक्विजिशन। अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो इसके अंदर होता यह है कि एक स्मॉल साइज कंपनी जो कि अपनी कुछ अच्छी प्रोडक्ट और मार्केट को रखती है, लेकिन दूसरी जो उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली लार्ज साइज कंपनी होती है, वो चाहती है कि उसकी उस शेयर के ऊपर उसके साथ मिल के सिनर्जी लेकर आए और उसकी प्रोडक्ट और लाइफ और उसकी प्रोडक्ट मार्केट और मार्केट शेयर्स को अपने साथ मिला के एक सिनर्जी लेकर आए। इस तरह की जो चेंज होते हैं एक्विजिशन, ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। यहाँ पे ये जो हम चेंज देख रहे हैं इसके अंदर कंपनीज जो है वो एक दूसरे की सोर्सेस और रिसोर्सेस को यूज करते हुए चेंज लेकर आते। लास्ट जो हमारा आ रहा है वो है हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर के अंदर होता ये है कि ये एक ऑफिशियल लीगल दो कंपनियों का आपस में, एक बड़ी कंपनी का आपस दूसरी कंपनी को इस तरह से टेक ओवर करना होता है जो कि एथिकली तो नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन उस कंपनी के बार बार इंसिस्ट करने के बावजूद भी अगर वो कंपनी उसके साथ मर्जर ना कर रही होती है तो वो कंपनी इस कंपनी के शेयर लेके और बगैर किसी उन मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किए हुए वो इसका चेंज ओवर कर लेती है। इस तरह का चेंज ओवर यूजुअली देखने को मिलता है, जिस तरह अभी आप एलन मस्क को देखें जिन्होंने ट्विटर की जो कंपनी थी उसको लिया और उसको हॉस्टाइल टेक ओवर करने के बाद और वहां की जो मैनेजमेंट थी उसको फुल चेंज कर दिया। और भी इस तरह के चेंजेस आपको मार्केट में नजर आएंगे और इसमें मैनेजमेंट बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं होती, इस पे मैनेजमेंट को बिल्कुल भी पता नहीं होता। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज, मैं अवेलेबल हूँ, और कोई अगर कोई चीज आप समझना चाह रहे हो फर्दर तो मैं आपको आंसर करने के लिए तैयार हूँ। Thank you so much. I think that the students want to ask few questions. I think that there's one student who want to ask a question. Please. Right. Sir, I have a question. Why not? Please. Basically, you were talking about an uninformed change. So the Yes. thing is that the natural disasters, can they be included in an uninformed change? No, actually the natural disaster is not included in the uninformed change. This is the that kind of change is an intentional change where some company is intentionally willing to acquire or take over some other company without the willingness of other company. If some company is not willing, like अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी गौर करें तो देखें वो जो टेक ओवर की बात कर रही है साइड स्टेपिंग करके होता है। साइड स्टेपिंग का मतलब उस कंपनी एक कंपनी जो है जिसकी विलिंगनेस नहीं है दूसरी कंपनी के साथ जुड़ने की, लेकिन उसके पास इतनी पावर मौजूद नहीं है कि वो अपनी होल्डिंग को अपने पास रख सके और मार्केट में अंदर उसका शेयर फ्री फ्लोट हुआ है, तो उस शेयर की वजह से जो कि दूसरे बंदा या दूसरी कंपनी को परचेज करने के बाद उसके पास इतनी होल्डिंग हो जाए कि वो लीगली उसकी मैनेजमेंट का टेक ओवर करना चाहे तो वो आसानी से कर सकती है। इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल कोई चीज शामिल नहीं होती। Right, sir. Thank you so much. That was a little bit of confusion, but thank you so much. You have cleared this confusion, and the session was very informative, and the students have really appreciate your effort for giving them valuable information. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Okay, now this is the end of the session, and the students are appreciating and thanking you. Okay, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.